हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन यानी कि इस सीरीज का इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जहां पे हम ये समझ चुके हैं कि हमें सीरीज में करना क्या क्या है और खासकर इस चैप्टर में डिस्कस करना है। आज की वीडियो में बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है, ठीक है, वो है लेसन नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखते हैं यहाँ पे हमें समझना क्या आज की वीडियो में। तुम्हें समझना है कि रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं रूल्स का मतलब क्या होता है। तो रूल्स का मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी यूज करने के, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिशन बोलते हैं। तो हमें इस दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि कब हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, कब हम डिस्क्रिशन यूज करते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, वो क्या है। तो चलो ये तो हो गया डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को अचीव करती है, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, वो हम देखेंगे बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी में। और एक बात और समझ लेना, इससे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अगली वीडियो, जहां पे हम कहीं ना कहीं सारे टूल्स देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। तो अगली वीडियो तो गलती से बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। अब हम चालू करते हैं आज की वीडियो से। तो उस पर समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है, जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। और ये वो करता है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। अब बात है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम चल रहा है, यानी कि इकोनॉमी संतुलन में है, यानी कि जहां पे जितनी डिमांड हो रही है उतनी क्या है, सप्लाई है, उसको क्या बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम है, उसका रीजन क्या है कि या तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है या फिर डिमांड सप्लाई से कम है, और दोनों ही सिचुएशंस इकोनॉमिकली जो है वो क्या है, हार्मफुल है। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इस बात का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब दोनों को ठीक कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके। अब मॉनेटरी पॉलिसी में जो है ना, हम मनी सप्लाई पे कंट्रोल करते हैं, वो भी कैसे, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, यानी कि लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो लोग जो है वो लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और बिल्कुल इसका विपरीत, बिल्कुल इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती है ताकि लोग ने लोन लेना क्या हो जाए, इजी हो जाए, और लोग लोन लेके, ठीक है, कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को चेंज करना। और भी तरीके होते हैं, बट मैंने आपको एक सिंपल सा रीजन दिया है यहाँ पे, बाकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी चीज समझाई भी थी इस टॉपिक के बारे में। तो ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक। तो मॉनेटरी पॉलिसी द टर्म रूल एंड डिस्क्रिशन रिलेट टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये हमारे दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके जरिए हम मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, दैट सेंट्रल बैंक्स टेक इनटू कंसीडरेशन, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स अपने हिसाब से यूज करता है, या तो वो रूल यूज करता है, फिर डिस्क्रिशनल मेथड यूज करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हैंडल कौन करता है, सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई भी बोल देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो फिजिकल पॉलिसी है उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। तो टेक इनटू कंसीडरेशन व्हेन डिटरमाइनिंग हाउ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, जब हमें ये डिटरमाइन करना हो कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए या फिर मनी सप्लाई कंट्रोल करना हो, तब जो है हम इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट भी किस प्रकार का होगा, क्योंकि मनी सप्लाई जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट से बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लोन के ऊपर तो सिंपल सी बात है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इनकी इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, मनी सप्लाई के बीच में और इंटरेस्ट रेट के बीच में। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट, रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी समझ रहे हैं कि रूल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइंस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये डिटरमाइन करता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, किस चीज के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स, जहां पे हम एक अलग टाइप के सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो तीन चीजें फॉलो करते हैं हम, सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, एडवांटेज।
कि एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं इस चीज के अकॉर्डिंग। तो यानी कि रूल्स के एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों, क्योंकि हम जो है वो हर एक चीज रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि हम पहले से ही एंटीसिपेट कर सकते हैं कि उसका अफेक्ट क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे फुल रहती है। ट्रांसपेरेंसी कुछ भी लोग छुपा नहीं सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। तो रूल्स फर्निश अ क्लियर फ्रेमवर्क, तो क्योंकि जो रूल्स है वो क्लियर फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को लेने का, इनहेंसिंग द ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एक्शंस टू द पब्लिक, यानी कि सेंट्रल बैंक्स किस प्रकार से चीजों को कर रही है, तो लोगों को पूरी तरीके से दिख रहा है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उन लोगों को जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जिन्हें समझ में आती हैं चीजें, अब भाई किसी अनपढ़ को बैठाने बैठोगे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से काम करती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, उसे काफी डीप में समझाना पड़ेगा हमें, तो वो चीज है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है, वो जो एडवांटेज है वो है रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम क्यों होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रूल्स, उस प्रिंसिपल्स के बेस पे हमने पहले भी काम किया होगा, तो हमें पहले से ही एंटीसिपेशन अंदाजा हो जाता है कि उस रूल का जो है इफेक्ट क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक, क्योंकि हम कुछ नई चीज थोड़ा लगा रहे हैं, एंटीसिपेशन या फिर अनसर्टेनिटी पता है कब होती है, जब हम कुछ नई चीज ट्राई करते हैं, पर यहाँ पे तो नई चीज ट्राई ही नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक एजेंट्स कैन बेटर एंटीसिपेट द सेंट्रल बैंक्स एक्शन। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेवर, इन्वेस्टर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। कैन बेटर एंटीसिपेट द सेंट्रल बैंक्स एक्शंस, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स के एक्शन को एंटीसिपेट कर सकते हैं, पहले पता लगा सकते हैं, लीडिंग टू डिमिनिश्ड अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल मार्केट की, वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जहां पे हम बात करते हैं कि लोग जो है चीजों को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को करते हैं, यानी कि अपने हिसाब से जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। जैसे हमने देखा ना, हम हर चीज में दो चीजें अप्लाई करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो हमें अप्लाई करनी होती है, जब हम कुछ भी अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जब हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती तो हम अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना, तो बोलते हैं अरे तेरे भाई को ये सही लग रहा है, ये करना चाहिए। तो वही सेम चीज आप मान सकते हो डिस्क्रेशनरी पॉलिसी होती है। तो सेंट्रल बैंक्स कैन मेक choices based on their assessment of the state of the economy। तो यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं choices बनाते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमी की सही चल रही है, देयर जजमेंट, अपनी जजमेंट तैयार करते हैं, रेदर देन हैविंग स्ट्रिक्टली फॉलो गाइडलाइंस, यानी कि वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को इग्नोर करके जो उनकी जजमेंट कहती है, जो उन्हें सही लगता है वो वहां पे करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इन डिस्क्रिशनरी अप्रोच सेंट्रल बैंकर्स यूज देयर डिस्क्रिशन टू सेट इंटरेस्ट रेट एंड कैरी आउट देयर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। तो डिस्क्रिशनरी अप्रोच के अंदर जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, क्योंकि देखो अभी भी जो मेन काम है वो आरबीआई ही करेगा, इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक ही करेगा, ठीक है, लेकिन किसको यूज करेगा, डिस्क्रिशन पॉलिसी को, टू सेट देयर इंटरेस्ट रेट, जिसके जरिए वो अपना इंटरेस्ट रेट सेट कर सकता है, एंड कैरी आउट अदर मॉनेटरी पॉलिसी, और यही नहीं वो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शंस जो है वहां पे लगा सकता है, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। हाँ, कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ध्यान में रखा जाएगा ये चीज करते वक्त, जैसे कि इन्फ्लेशन का क्या लेवल चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, ये सब कुछ बातें ध्यान में रखते हुए डिस्क्रेशन पॉलिसी जो है वो यूज की जाती है। अब आता है इसका एडवांटेज क्या है, पहला फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई कोई भी रूल तो फॉलो करना नहीं है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो मर्जी यूज करो यहाँ पे अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिस्क्रिशन अलाउज सेंट्रल बैंक्स टू अडेप्ट अनफोर्सीन इकोनॉमिक इवेंट्स एंड टेलर देयर पॉलिसीज। टेलर देयर पॉलिसी का मतलब क्या है कि अपनी पॉलिसीज को वो चेंज कर सकते हैं टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द मोमेंट। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आया, कुछ अलग आ गया इकोनॉमी के अंदर, कुछ बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई जो आज तक पहले सोल्व ना की गई हो, या फिर जहां पे रूल्स फेल हो रहे हैं, जहां पे प्रिंसिपल्स फेल हो रहे हैं, जहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूले ही फेल हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिचुएशन बनती नहीं है, फिर तुम्हें जो बढ़िया लगेगा हम वो चीज करेंगे। तो वो पॉइंट यहाँ पे आया। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, रिस्पॉन्स टू शॉक्स। हम जो है कहीं ना कहीं जो शॉक, इकोनॉमिक शॉक होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं इन पॉलिसीज को यूज करके। तो इन फेस ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक शॉक्स की, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी अनेबल्स अ स्विफ्ट एंड अडेप्टिव रिस्पॉन्स। तो जो हमारी डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है वो यहाँ पे अनेबल करती है एक स्विफ्ट और अडेप्टिव रिस्पॉन्स विदाउट बीइंग कन्फाइंड बाय प्री डिटरमाइंड रूल्स, यानी कि रूल्स को छोड़ के भी हम जो है वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक शॉक्स को डिस्क्रिशनरी पॉलिसी यूज करके ठीक कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स टू शॉक्स, कि जो बड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ अलग प्रॉब्लम आई, तो वो हम इसको यूज करके सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो
काफी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आउटलाइंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया इंडिकेटिव ऑफ फेलियर टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट। यानी कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आउटलाइन किए, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जब हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने में हम फेल हो गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट में क्या आया, द एवरेज इन्फ्लेशन सरपासिंग द अपर टॉलरेंस लेवल फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। यानी कि हम जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन जो है हमारा वो कहीं ना कहीं सरपास कर रहा है, ठीक है, अपर टॉलरेंस लेवल को लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से। कंसेक्यूटिव क्वार्टर समझते हो, देखो दो चीज होती है, होता है फाइनेंशियल ईयर, सबको पता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। जैसे 2025 की अगर मैं बात करूं तो 25 में 1 अप्रैल से चालू हुआ नया फाइनेंशियल ईयर और वो 26 में 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। पर इनके बीच में कुछ ये जो पूरा साल है 12 महीने का, इनको हम 3-3 महीने क्वार्टर्स में बांटते हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून का अलग क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का अलग क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर डिवाइड होता है। तो अगर लगातार 3 क्वार्टर के अंदर हमने इन्फ्लेशन का लेवल एक सरपास लेवल के ऊपर देखा, इसका मतलब क्या है कि हम जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एक लंबे टाइम पीरियड से सेम रेट पे चल रहा है। दूसरा पॉइंट, भाई इन्फ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन भी हो सकता है। द एवरेज इन्फ्लेशन फॉलिंग, ये लगातार गिर रहा है बिलो लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। अब ये लोअर टॉलरेंस लेवल है, यानी कि एक तो हो गया अपर कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर भी वहां पे 3 क्वार्टर से ज्यादा सर्वाइव कर चुका है। एक होता है लोअर इन्फ्लेशन रेट कि उसके नीचे है लगातार 3 क्वार्टर तक, तो वो भी खतरनाक सिचुएशन है। तो इन सच केसेस इट मस्ट प्रोवाइड द सेंट्रल बैंक विद, तो कुछ चीजें सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहला क्या, एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फेलियर टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक को कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। पहला एक्सप्लेनेशन दे कि भाई फेल क्यों हो रहे हैं हम लोग इन्फ्लेशन टारगेट को बीट करने में। दूसरा, सजेस्टेड करेक्टिव मेजर्स बताए, यानी कौन कौन से तरीके यहाँ पे बनाए जाएं टू बी इंप्लीमेंटेड बाय बैंक, जो बैंक इंप्लीमेंट करे इनको ठीक करने के लिए, ठीक है, जो इंप्लीमेंट किए गए, तो सजेस्टेड करेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा एन एस्टिमेशन ऑफ द टाइम फ्रेम, यहाँ पे वो टाइम फ्रेम की बात भी करें विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव, जहां पे हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अब तक तो चीज हुई नहीं, लेकिन अब कितना टाइम फ्रेम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा उस चीज को अचीव करने में, थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रपोज्ड करेक्टिव एक्शंस, कि भाई जो भी आपने करेक्टिव मेजर्स बताए हैं, जो ठीक करके मेजर्स बताए हैं, उसको अगर हम इंप्लीमेंट करें तो कितना टाइम पीरियड और लगने वाला है उस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में, उस इन्फ्लेशन लेवल को ठीक करने में। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं सीरीज की, ठीक है। मेरे सबसे इस सीरीज में ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगी, 20 से 25 तक वीडियो बनाऊंगा मैं सिर्फ, क्योंकि सीरीज काफी छोटी होगी ये वाली, और जल्दी कवर कर दूंगा मैं इस सीरीज को। जिनका एग्जाम मेरे को बच्चे कह रहे थे कि 4 जून को पेपर है, उससे पहले सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। 4 जून तो बहुत दूरी की बात है, इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं बात करूंगा टूल्स के बारे में, कि भाई जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ट्राउन बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं ट्राउन बोर्ड के सामने से।